नमस्कार। आज मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए जो बात रखने जा रहा हूँ वो एक पत्रिका के संपादकीय से लिया मैंने, और वो पत्रिका है कथांतर। आज ही इसकी लेखकीय प्रति हमारे पास आई है, और इस लेखकीय प्रति से पहले सॉफ्ट कॉपी आ चुकी थी, लेकिन मैंने जो देखा तो इसका जो संपादकीय है, राणा प्रताप जी ने जो इसकी संपादकीय लिखी है, वो एक बेहद ज़रूरी बात है जो मैं अपने पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों से करना चाहूँगा। संपादकीय का शीर्षक है निर्वाचित तानाशाही की ओर बढ़ता भारत। मित्रों, मैं पूरे संपादकीय नहीं पढ़ूंगा, कुछ उसका पाठ करूंगा और कुछ बातें उससे जोड़कर और भी कह के मैं अपनी बात इस वीडियो में रखूंगा। तो संपादकीय जो कथांतर का है उसका शीर्षक सितंबर अंक का, उसका शीर्षक है निर्वाचित तानाशाही की ओर बढ़ता भारत। आज दुनिया भर में, खास तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी लोकतंत्र के स्तर में गिरावट आई है। गैर बराबरी बढ़ी है और समानता की भावना आहत हुई है। जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन पद्धति मात्र नहीं है, यह एक सामाजिक दर्शन और व्यक्तिक जीवन दृष्टि भी है, तब स्वभावतः प्लेटो का यह कथन हमें याद आता है कि लोकतंत्र से ही तानाशाही जन्म लेती है। दार्शनिक नाइजल बारबर्टन बताते हैं कि प्लेटो सत्ता के शिखर पर जिन विशेषज्ञों को बिठाना चाहते थे वे विशेष रूप से प्रशिक्षित दार्शनिक होने चाहिए। उन्हें उनकी ईमानदारी और वास्तविकता की गहरी समझ के आधार पर ही चुना जाना चाहिए। ऐसा न होने पर बिल्कुल अप्रशिक्षित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर जा पहुंचेगा और फिर वह एक ऐसी अराजकता को जन्म देगा जिससे निरंकुशता के पनपने की राह आसान हो जाएगी। आप अगर इस कथन के आलोक में विश्व भर के लोकतंत्र को देखें तो बात सहज ही समझ में आ जाएगी। विश्व भर का लोकतंत्र आज खतरे में पड़ गया है और इसके पीछे लोकतंत्र का लंपटीकरण है। आकर्षक भाषा में इसे लोकतंत्र का उदारीकरण भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत कारपोरेटीकरण संभव हो चुका है। भारत में लोकतंत्र को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहले अमेरिका के फ्रीडम हाउस और अब स्वीडन के वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसीज वीडेन इंस्टीट्यूट ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है। इसकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि भारत में निर्वाचित तानाशाही का उदय हो रहा है। यह सेंसरशिप के मामले में पाकिस्तान के बराबर और बांग्लादेश से बदतर है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में अपने पेशे के चलते जेल में डाले गए पत्रकारों की संख्या इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 1 दिसंबर 2022 तक 363 रिपोर्टर पत्रकार सलाखों के पीछे हैं, जो पिछले साल के आंकड़ों से 20% अधिक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पत्रकारों को कैद करने के मामले में जो देश सबसे आगे रहे हैं वो हैं ईरान, चीन, म्यांमार और बेलारूस। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 7 पत्रकार जेल में हैं, जिसमें कश्मीरी नरेटर के आसिफ, सज्जाद गुल, गौतम नौलखा, फहद शाह और स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह शामिल हैं। इंस्टीट्यूट ने आंकड़ों का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला है
कि किस तरह अधिनायकवाद शुरू हो रहा है। इसने अधिनायकवाद के पैटर्न के बारे में भी बताया है कि सबसे पहले मीडिया को नियंत्रित किया जाता है और अकादमिक जगत पर नकेल कसी जाती है, और साथ ही साथ ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों से बदतमीजी की जाती है और सरकारी माध्यमों से दुष्प्रचार किया जाता है। ये सारी बातें अगर आप गौर से सुन रहे हो तो आप भारत में जो स्थापित अकादमिक संस्थाएं हैं जिनका बहुत नाम रहा है, उन सब में जिस तरह के हालात पिछले दिनों क्रिएट किए गए हैं, जिस तरह से अकादमिक जगत के तौर तरीकों में हस्तक्षेप किया गया है, जिस तरह से मीडिया के एक बड़े हिस्से ने गोदी मीडिया जिसको लोग कह रहे हैं सरकार की गोदी में जाके बैठ गई है, तो हम जो ये बातें संपादकीय में हैं उसको भारतीय संदर्भों में हम देख सकते हैं। अधिनायकवाद की जिन अन्य लक्षणों की बात की गई है उसमें कहा गया है कि इसके साथ ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ और उसे अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों देखने में आया है कि NCERT जो भारत में बहुत ही विश्वसनीय किताबों की सरकारी प्रकाशन संस्था रही है, उसकी किताबें बहुत लोकप्रिय रही हैं विद्यार्थियों के बीच में। NCERT के पाठ्यक्रमों में भारी बदलाव किया गया है। 9वीं और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रमों से मुगलों के इतिहास को निकाल दिया गया है। इतिहास का अंत वाला सिगोफा तो सुना था, अब यह इतिहास गायब वाला सूरत हाल पहली बार दिख रहा है। अभी यह भी खबर आई है कि CBSE ने अपने पाठ्यक्रम से डार्विन के विकासवाद वाला हिस्सा निकाल दिया है। साथ ही साथ केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स में से विद्यार्थियों के लिए, उसको हटाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मुगल इतिहास और महात्मा गांधी से जुड़े पाठ हटाने के बाद साइंस के सिलेबस से दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी को हटाने का फैसला किया है। भारत के 1800 से अधिक वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों ने कक्षा 9 और 10 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से डार्विन के विकास के सिद्धांत को हटाने की निंदा करते हुए NCERT को एक खुला पत्र लिखा है। इसी के साथ साहित्य के लोग भी स्तब्ध हैं। कारण लोकप्रियता बनाम लुगदी साहित्य और इसके प्रयोग के लिए स्थली के तौर पर मेरा अपना विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय चुना गया। इससे पूर्व जब समस्त साहित्य को उत्सव में बदला जा रहा था तब हम सब कितने खुश थे। तब शायद इस बात का कम ही ख्याल आया हो कि बाजार के अनुरूप जब अकादमिक जगत को भी निशाना बनाया जाएगा। कला और समाज की भूमिका को इंटरडिपेंडेंट या अन्योन्याश्रित मानने वाले साहित्यकारों ने स्वेच्छा से अपने आप को ऐसे पूंजीवादी प्रेस और उसके लुगदी प्रकाशन से दूर रखा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ऐसे प्रकाशन से खास तौर पर युवा वर्ग का मन मस्तिष्क दूषित होता है और वे अपनी सामाजिक भूमिका को न पहचानते हुए गलत रास्तों पर चले जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब अधिनायकवाद का उदय हुआ है, किताबें जलाई गई हैं, शिक्षा के स्तर को मटियामेट किया गया है, अकादमिक जगत में उल जलूल फैसलों से शोध और शिक्षण को प्रभावित किया गया है और इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है। बावजूद इसके इतिहास की रचना खुद जनता करती है। तानाशाह तो किसी मलबे के ढेर में पाए जाते हैं। ये राणा प्रताप जी के लिखे संपादकीय के कुछ हिस्से थे और भारतीय संदर्भों में कुछ बातें मैंने अपनी तरफ से जोड़ी हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास देख रहे हैं। मैं स्वयं विश्वविद्यालय में
और किस तरह से उत्तर प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में आप अगर पिछले 3-4 वर्षों में देखें तो लंपट भ्रष्ट कुलपतियों की नियुक्तियां की गई हैं। और अच्छे, मेरा अपना विश्वविद्यालय जो आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में या देश में खुलने वाले पहला विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय जो 1957 में स्थापित हुआ, एक कुलपति के कार्यकाल में उसकी जिस तरह से उसकी प्रतिष्ठा और उसके चलते हुए विश्वविद्यालय को पटरी से उतार दिया, वो अपने आप में अद्भुत उदाहरण है इसलिए कि अब शायद कोई कुलपति कितना भी प्रयास कर ले, अगले 1-2 साल उसको, जो 3 साल में गड़बड़ हुई, उसको ठीक करने में निकल जाएंगे। और इस तरह यही कमोबेश यही हाल अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों का है। सवाल उठता है कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति जिन जगहों से होती है वो सबको पता है, और उन पदों पर बैठे हुए लोग कैसे और किस तरह से, यही पद्धति पूर्व में भी थी, तो कैसे ऐसे लंपट किस्म के और भ्रष्ट किस्म के लोग कुलपति बन जा रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। निर्वाचित तानाशाही की ओर हम कहीं बढ़ तो नहीं रहे।